नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में। हाल ही में बहुत सारे डाउट ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के आए हैं, जिसमें ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सिंपल दो डाउट हैं। एक तो ओबीसी स्टेट का और सेंटर का। लगभग मेरे को नहीं लगता 90% कैंडिडेट्स के डाउट है ओबीसी स्टेट का क्या होता है और सेंटर का क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी 8 लाख की इनकम के बाद क्रीम लेयर और नॉन क्रीम लेयर का फंडा शुरू हो जाता है कि हम क्रीम लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीम लेयर में आते हैं। कुछ एक कैंडिडेट को यह भी डाउट होता है कि 8 लाख क्रॉस करने के बाद क्या हमारी ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगी, यदि बनी है तो वो वैलिड है या नहीं है। आज की इस वीडियो में यही 4 पॉइंट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ओबीसी का डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। हरियाणा में ओबीसी पहले जो बनती थी वो फोटो वाली ओबीसी बनती थी, जिसमें तहसीलदार से हमें अप्रूवल मिलती थी। ठीक है, उसमें आपके सामने अप्लाई करने के दो अलग अलग ऑप्शन आते थे, ओबीसी स्टेट का या फिर ओबीसी सेंटर का। दोनों ही सर्टिफिकेट के अलग अलग परफॉर्मा थे। एक सर्टिफिकेट में सिंपल आपका सेम लिखा वो ही आता था ओबीसी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, लेकिन एक सर्टिफिकेट में आपके ए से लेकर के ई तक कॉलम होते थे और एक सर्टिफिकेट में नहीं होते थे। मतलब ये बताने का तरीका है जिससे आप इजी समझ जाएं। उसमें मेंशन होते थे क्या कुछ अलग हमने ओबीसी में बदलाव किए हैं, वो मेंशन होते थे सेंटर वाली सर्टिफिकेट में। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं, एक हमारे पास ओबीसी स्टेट का है, एक हमारे पास ओबीसी सेंटर का है। दोनों ही ओबीसी हैं, वो पुराने वाले फॉर्मेट के हैं जो तहसीलदार से अप्रूवल होते थे। उस समय की बात है ये। अभी बदलाव हो गया है, परिवार पहचान पत्र आ गया है। ये ओबीसी आपके परिवार पहचान पत्र से पहले के हैं। अभी जो आपका जो भी आप ओबीसी बनवाए, एससी बनवाए, हरियाणा रेजिडेंट बनवाए, सभी आपके एडीसी से अप्रूवल होते हैं। सॉरी, हरियाणा रेजिडेंट को छोड़ करके। ठीक है, वो आपका ऑटो अप्रूवल होता है, जिसमें किसी भी आपको फाइल की तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब एक इश्यू और बढ़ गया है कि आपका बगैर फोटो वाला है, तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर ये ओबीसी तो बगैर फोटो वाला है, ये नहीं चलेगा। एक बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड होती है कि सर सेंटर का जो ओबीसी है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। पहले भी जो ओबीसी सेंटर का बनता था उसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ही आता था, क्योंकि जारी करने वाला गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपका जो ओबीसी सेंटर का बनेगा उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। दूसरा, अभी जो परिवार पहचान पत्र से ओबीसी बनाए जा रहे हैं उसमें केवल एक ही तरह का ओबीसी बन रहा है, दो तरह के ओबीसी नहीं बन रहे हैं। यानी कि ओबीसी स्टेट या सेंटर के जो अलग अलग हमारे बनते थे वो अब बंद हो गए हैं। केवल एक ही ओबीसी बनता है और वो सेंटर के लिए मान्य होता है। स्टेट के लिए बीसी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। दोनों के फॉर्मेट सेम है। एडीसी से अप्रूवल मिलती है, उसमें आपका एडीसी के साइन मिलेंगे नीचे डिजिटल, और आपका परिवार पहचान पत्र से डाटा उठाया जाएगा और उसमें फोटो मेंशन नहीं मिलेगी। डाउट क्लियर? उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके कि आपका इनकम का क्या क्राइटेरिया होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, जो इनकम का क्राइटेरिया है वो आपका 8 लाख दिया हुआ है। यानी कि यदि आपकी इनकम 8 लाख से क्रॉस हो जाती है तो आपकी ओबीसी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, अलग अलग रूल और कंडीशन काम करती हैं। 8 लाख जो आपकी इनकम है वो किस बेसिस के आधार पे है। यानी कि सबसे पहले एक कैंडिडेट्स को यह भी डाउट होता है कि यदि मान लीजिए हमारे फादर ए ग्रुप में जॉब कर रहे हैं या बी ग्रुप में जॉब कर रहे हैं या सी ग्रुप में जॉब कर रहे हैं, तो हम कहां तक एलिजिबल हैं और नहीं है। यदि मान लीजिए आपके फादर हैं वो ग्रुप सी में जॉब कर रहे हैं, कोई भी मान लीजिए जेबीटी टीचर हैं, ग्रुप सी में है या ग्रुप बी में है या ग्रुप डी में है, कोई इश्यू नहीं है। उनकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख से अबव है, तो सालाना इनकम उनकी 12 लाख से भी क्रॉस हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ओबीसी में क्राइटेरिया है कि जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, जो खेती बाड़ी से इनकम आती है, और जो आपकी सैलरी इनकम है, जो आपकी सैलरी से आती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो सैलरी और एग्रीकल्चर की इनकम है वो ओबीसी के क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है। बिल्कुल ठीक समझे आप। सैलरी और एग्रीकल्चर की इनकम आपके ओबीसी में काउंट नहीं होती है। इसके अलावा किसी भी सोर्सेज से अगर आपकी इनकम आ रही है तो वो आपकी ओबीसी में काउंट होगी। यानी कि इसके अलावा सोर्सेज से यदि आपकी इनकम है 8 लाख क्रॉस कर जाती है तो आप ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात रही जॉब की। जो कैंडिडेट जिनके पिताजी जॉब करते हैं उस कंडीशन में यह है कि जो आपके पिताजी जॉब करते हैं वो डायरेक्ट ग्रुप ए में ज्वाइन नहीं होने चाहिए। यानी कि जब भी उन्होंने
किसी भी जॉब के लिए ज्वाइन किया, यानी कि उनका ज्वाइनिंग लेटर आया, जब उन्होंने ज्वाइन किया उस समय जो उनका ग्रुप था वो ए नहीं होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट ग्रुप ए में यदि भर्ती वो हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए ग्रुप डी या ग्रुप सी में भर्ती हुए हैं, फिर प्रमोशन पाते पाते यदि वो ग्रुप ए में आए हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके भी अलग अलग कंडीशंस हैं, उनमें उम्र का प्रावधान होता है, अलग अलग जॉब के अनुसार होता है, वो ज्यादा डिटेल्स में हम एक बार दोबारा वीडियो लेके आएंगे जिसमें स्पेशल ग्रुप ए की बात करेंगे। लेकिन अभी मैं फिलहाल इतना बता देता हूं, यदि आपके पिताजी या माताजी ग्रुप ए में ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप सी बी डी किसी में भी ज्वाइन किया है, फिलहाल वो ग्रुप ए में है, चाहे उनकी इनकम 16 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, कोई इश्यू नहीं है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा, बिल्कुल लीगल है। इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये डिटेल कहां मेंशन है। दूसरा एग्रीकल्चर, चाहे आपके किले 25 हो, 50 हो, 55 हो, कोई इश्यू नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम कहीं भी ओबीसी क्राइटेरिया में काउंट नहीं होती है, चाहे आपकी कितनी भी इनकम वेरीफाई परिवार पहचान पत्र में हो रखी हो। ये दोनों कंडीशन आपकी क्लियर हो गई है। अब हम चर्चा करते हैं कि पोर्टल पे हमें कैसे मेंशन करना है इन सब डिटेल्स के बारे में, और वहां क्या क्या ऑप्शन आते हैं, कहां आपको कितनी इनकम डालनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब ओबीसी बनवाते हैं तो फैमिली आईडी से उनका डाटा उठाया जाता है और वहां पे इनकम 8 लाख से अबव आते ही सीएससी सेंटर वाले मना कर देते हैं कि आप ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर उनसे ज्यादा चार्ज करते हैं कि आपका तो ओबीसी बनेगा नहीं, मैं बढ़ा दूंगा, आपको ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल हैं। एक डाउट और क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे, बहुत सारे कैंडिडेट क्या सोचते हैं, मान लीजिए एक लड़की है वो मैरिड हो गई है, अब जिस परिवार में हुई है, जो उनका पति का परिवार है, उनकी इनकम मान लीजिए करोड़ में जा रही है, यानी कि 1 करोड़ हम मान लेते हैं सालाना इनकम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ओबीसी नहीं बनेगी। ओबीसी हमेशा माता और पिता की इनकम के बेसिस पे बनती है। आपकी माता और आपका पिता क्या कमाते हैं उसके बेसिस पे आपकी ओबीसी बनती है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे कितना भी आपका मान लो शादी को आपको 20 साल हो गए, तब भी आपका ओबीसी बनेगा तो आपके माता और पिता के इनकम पे बनेगा। यदि आपके माता और पिता गरीब हैं तो आप ओबीसी के लिए एलिजिबल हैं। गरीब की कैटेगरी ये है कि 8 लाख से कम, 8 लाख की कंडीशन मैंने आपको बता दी, यदि जॉब है और ग्रुप ए से नीचे है तो चाहे आपके 8 लाख से अबव हो तो भी आपका ओबीसी बनेगा। ये तो होगी आपके रूल रेगुलेशन की बात। अब हम चलते हैं सरल हरियाणा के पोर्टल पे, जहां पे आपको मैं बताता हूं ओबीसी के क्या क्या ऑप्शन आए हुए हैं। अब देख लीजिए मेरे सामने सरल हरियाणा का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे हमने ओबीसी सर्च किया हुआ है, अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने 2 पीडीएफ डाउनलोड होंगे। ये 2 पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड करें, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अच्छे से आप इनको पढ़ें। इनमें जो रूल रेगुलेशन मैंने आपको बताए हैं, जैसा कि मैं अभी ओपन कर रहा हूं, इसमें जो मॉडिफिकेशन हुए हैं वो है इस पीडीएफ में, और जो ऊपर वाले पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे उसमें जो भी मैंने इनकम के क्राइटेरिया आपको बताए हैं, जिनका मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रूफ दूंगा, ये सब प्रूफ आपके इसमें दिए हुए हैं। आप इजीली एक एक पॉइंट को यहाँ पे पढ़ेंगे तो हर चीज मेंशन है इसके अंदर, ठीक है। ये बात होगी डिक्लेरेशन की। फिर यहाँ से हम प्रोसीड टू अप्लाई करते हैं। प्रोसीड टू अप्लाई करते ही सबसे पहले आपको फैमिली आईडी डालनी है, तो यहाँ पे मैंने एक फैमिली आईडी ले रखी है जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा वेरीफाई हो रखी है। तो यहाँ पे मैं एक बार फैमिली आईडी डाल देता हूं कैंडिडेट की। अब देखिए यहाँ से हमने ओबीसी का ओटीपी डाल लिया है, फैमिली आईडी डाल के हमने कैंडिडेट का ओटीपी ले लिया है। अब नीचे आप देखेंगे तो कैंडिडेट्स की डिटेल आई हुई है, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, उनका मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर उनका गांव, डिटेल सब आई हुई है। उसके बाद लोकेशन यानी कि स्थान का विवरण, यहाँ पे जो डिटेल्स है वो डिटेल आ गई है, हम यहाँ से डिटेल डाल देंगे, ठीक है। डिटेल डालने के बाद नीचे ऑप्शन आया हुआ है परिवार आईडी के माध्यम से पिता की आय का विवरण, यानी कि जो इनकम है वो आपकी फैमिली आईडी से उठाई जाएगी। यहाँ पे हमने पिता की फैमिली आईडी डाल दी है और पिता को सिलेक्ट करके ओटीपी डाल दिया है। यहाँ पे एक डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, चाहे आपने बेशक अलग से फैमिली आईडी बना रखी हो, लेकिन जो ओबीसी बनेगा वो आपका फैमिली आईडी के माध्यम से ही बनेगा और पिता की फैमिली आईडी के माध्यम से बनेगा। यदि पिता आपकी फैमिली आईडी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग फैमिली आईडी में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पिता की जो इनकम है वो पिता के सोर्सेज से ही काउंट होगी। मान लीजिए कोई कैंडिडेट राजस्थान का है, उसकी शादी हरियाणा में हो गई है, अब उसकी पिता की फैमिली आईडी नहीं बन रखी है, तो उस केस में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आप वैलिड नहीं है। क्योंकि यदि आप नो करेंगे तो उसमें केवल डेथ का ही ऑप्शन आता है। यदि आपके माता पिता की फैमिली आईडी बनी हुई है तो ही आपकी हरियाणा की तरफ से ओबीसी बन पाएगा, अन्यथा आपका ओबीसी नहीं बनेगा, ठीक है। डाउट क्लियर। यहाँ से अब इस कैंडिडेट का आप देख पाएंगे मैंने ओटीपी डाल दिया है, नीचे आया हुआ है जो फादर की इनकम है वो 10 लाख एंड अबव है,
यानी कि जो इनके पिता हैं वो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने आया हुआ है फादर की ग्रॉस इनकम। यदि मान लीजिए 10 लाख से ऊपर हमने डाल दिया, तब पिता की ग्रॉस एनुअल इनकम डालनी है। मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्रॉस एनुअल इनकम डाल देता हूं पिता की 16 लाख। ठीक है, ये 16 लाख पिता की ग्रॉस इनकम हमने यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे जो पूछा गया है पिछले वित्तीय वर्ष में वेतन से पिता की वार्षिक आय। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो आपके नीचे आए हुए हैं, जो आपकी सैलरी डालेंगे आप, चाहे भले ही कैंडिडेट की सैलरी 10 लाख से ऊपर हो, लेकिन आपने फैमिली आईडी में यहाँ पे 10 लाख एंड अबव वेरीफाई हो रखा है, तो यहाँ पे आप 10 लाख से अबव नहीं डाल सकते, आपको 10 लाख तक ही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 लाख डालता हूँ, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, जो इनकी कृषि से इनकम है वो मैंने 0 डाल दी। ठीक है, हम आगे चल गए, आगे चलते हैं। तो अब इनकी जो इनकी माता है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेम ग्रुप ए में है फिलहाल, लेकिन उन्होंने जब ज्वाइन किया तो ग्रुप ए में नहीं किया, ग्रुप सी में किया था। उनकी भी इनकम 10 लाख से अबव है, तो सेम वही केस है, इनकी भी इनकम हम यहाँ पे 16 लाख डाल देते हैं, 16,000, ये 16 लाख हो गए। ठीक है, और वही 10 लाख हम इनकी सैलरी से इनकम डाल रहे हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम इनकी 0 है, भले ही चाहे एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा हो, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कास्ट पूछा जा रहा है। कास्ट मान लीजिए दर्जी है मेरे केस में, तो मैं यहाँ पे दर्जी पे अप्लाई करता हूँ। थोड़ा साइट का इश्यू है, तो नीचे की एडिशनल डिटेल नहीं खुली है, मैं एक बार दोबारा ओटीपी लेके इसी स्टेप पे आता हूँ। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट किया, फिर अदर बैकवर्ड, और फिर इसकी टोटल इनकम, इसमें लिखा आ रहा है टोटल इनकम ऑफ फादर एंड मदर, पिता और माता की कुल वार्षिक आय, यानी कि दोनों की यहाँ पे आय टोटल हो गई है जो आपकी यहाँ पे रहेगी। इसके बाद सिलेक्ट करते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फादर, यानी पिता के लिए स्वयं घोषणा। इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें संवैधानिक पद, संवैधानिक व्यक्तित्व, उसके बाद सेवा श्रेणी, उसके बाद अर्धसैनिक बलों का आ गया, फिर व्यावसायिक वर्ग और परिवार उद्योग से जुड़े लोग, फिर उसके बाद अन्य। तो हमारे केस में सेवा श्रेणी, क्योंकि सर्विस कैटेगरी है तो यहाँ से सर्विस कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। अब करंट स्टेटस, यानी कि जो रिटायर्ड हो गए वो रिटायर्ड करेंगे, जो वर्किंग यानी कि फिलहाल कार्य कर रहे हैं वो वर्किंग करेंगे। अब मेरे केस में कैंडिडेट जॉब कर रहा है तो मैं वर्किंग सिलेक्ट करता हूं। अब उसके बाद आया हुआ है प्रारंभिक नियुक्ति पर समूह वर्ग आदि ABCD कोई अन्य, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो किस ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया, वो सबसे बड़ा लफड़ा है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे कैंडिडेट ने सी ग्रुप में ज्वाइन किया था, तो मैं यहाँ पे सी सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि जो ज्वाइनिंग है वो अहमियत देती है। यदि ज्वाइन उन्होंने ए ग्रुप से किया था तो वो एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ हमें सी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वर्तमान में किस पद पर है वो, मान लीजिए मेरे केस में JBT टीचर हैं, तो मैं यहाँ पे JBT टीचर डाल देता हूँ। ठीक है, अब वो फिलहाल का पूछ रहे हैं समूह वर्तमान में वो किस ग्रुप में है, यानी कि फिलहाल प्रेजेंट में वो किस ग्रुप में है, तो कैंडिडेट ग्रुप ए में है फिलहाल प्रेजेंट में, यहाँ पे ग्रुप ए सिलेक्ट कर लिया। अब प्रेजेंट ऑफिस एड्रेस मान लीजिए मैंने लगा दिया, यहाँ पे अटेली में इनकी ड्यूटी चल रही है। डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं एलिमेंट्री एजुकेशन डाल देता हूँ, क्योंकि JBT एलिमेंट्री एजुकेशन में आता है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन डाल दिया। अब यहाँ पे आया हुआ आपके पिता का संबंध है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपके सामने सबसे फर्स्ट ऑप्शन आया हुआ है ग्रुप ए में, लास्ट में देखेंगे आप अधिकारी सीधी भर्ती, यानी कि ग्रुप ए में सीधी भर्ती तो नहीं हुई है। ग्रुप बी में जो ग्रुप बी के कुछ एक टर्म कंडीशन है वो यहाँ पे आए हुए हैं, फिर सार्वजनिक, निजी रोजगार, अदर, हम इसमें से किसी भी ग्रुप में लाई नहीं करते, तो यहाँ पे हम अदर का ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, यदि आप इनमें से किसी एक में करते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार आपने माँ का घोषणा पत्र भरना है, जिस प्रकार हमने पिता का भरा है सेम डिटो हम वही माता का भरते हैं, लेकिन माता का मैं स्किप कर देता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अब यहाँ पे आई हुई है प्रॉपर्टी ओनर, एग्रीकल्चर होल्डिंग। ठीक है, फैमिली परिवार, क्या आपके पास कोई कृषि भूमि है, हमारे पास नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। यदि आपके पास है सिंपल आप यस करेंगे, फिर यहाँ पे पूछेगा एकड़ में, बिस्वा में, स्क्वायर, वर्ग मीटर, जो भी आप ऑप्शन डाल देंगे, नीचे सारे ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपल नहीं है तो हम नो करेंगे। उसके बाद पूछी जा रही है शहरी क्षेत्र या शहरी समूह में खाली भूमि का क्षेत्रफल, यानी कि अर्बन एरिया में खाली भूमि कैंडिडेट के पास नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ। लोकेशन पूछ रहा है, भूमि नहीं है तो लोकेशन में भी हम NA डालेंगे। यहाँ पे फिर वही आपका बिल्डअप एरिया, बिल्डिंग वगैरह हमने 0 डाल दिया, वहां पे लोकेशन पूछ रहा हूँ, वापिस से अन्य डाल देते हैं। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए अगला अहम ऑप्शन हमारे सामने आ गया है, वेतन और कृषि को छोड़कर सभी स्रोतों से आय का विवरण, यानी कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, OBC का जो इनकम है वो लाई करता है आपका
जो सैलरी इनकम है उसको और एग्रीकल्चर इनकम है उसको छोड़कर यदि आपकी 8 लाख क्रॉस करती है तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे समझाने के तौर पे मैंने प्रोफेशनल में 6 लाख डाल दिया है, नीचे व्यवसाय शॉपकीपर दिखा दिया है। हालांकि इसको हम बिजनेस और ट्रेड में भी डाल सकते थे, लेकिन केवल मैंने समझाने के तौर पे डाला है। बाकी मदर के कॉलम 0 करके एनए कर दिया है, बाकी सारे कॉलम आपके 0 एनए कर दिए हैं। नीचे आपका आया है वेतन और कृषि को छोड़कर सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय, पिता की 6 लाख, माता की 0। ये आय आपकी डिपेंड करती है ओबीसी बनने में। उसके बाद यहाँ से पूछा गया है माता पिता दोनों के पिछले 3 लगातार वर्षों के दौरान वेतन और कृषि को छोड़कर सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय, यानी कि 2022-23 की इनकम हम डाल रहे हैं, क्योंकि इनकम हमेशा बैक ईयर का डलता है। अभी सेशन 23-24 का चल रहा है, तो पिछली साल क्या कमाए उसके भी आप पे ओबीसी बढ़ता है, ना कि अब क्या कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपका 2022-23 के आधार पे हमने 6 लाख डाल दिया। सेम इसी प्रकार मान लीजिए 2020-21 में था हमारा 5 लाख 500, 5000, 5000, 5 लाख। माता का 0 डाल देता हूं मैं सेम, और फिर डाल देता हूं आपका 4000, 40,000, 4 लाख और 0। ठीक है, ये आपके घोषणा पत्र हो गए हैं। इसमें आई एग्री करते हैं और डायरेक्ट आप 316, 545। ठीक है, ये डाटा हमने डाल दिया। फिर भी एक बार मैं रफली आपको समझा देता हूं, यदि कोई आपका डाउट है तो यहाँ पे आपका शुरुआत में 2 ऑप्शन आते हैं इनकम डालने के। जैसे ओटीपी लेते हैं उसमें आपके वेतन, इसमें पूछा गया है, देखिए ये 10 लाख आया है, पिछले वित्तीय वर्ष में वेतन से पिता की वार्षिक आय, यानी कि उसने सैलरी से क्या कमाया, जो भी उसकी सैलरी आती है आप यहाँ पे डालेंगे। फिर एग्रीकल्चर से क्या कमाया वो डालेंगे। ठीक है, उसके अलावा यदि आपके कोई सोर्सेज की इनकम रहती है तो वो आपको इस ऑप्शन में डालना है। यहाँ पे आया हुआ है वेतन और कृषि को छोड़कर सभी स्रोतों से। यदि इसके अलावा किसी स्रोत से आपकी इनकम नहीं है तो आप 0 रखें, यदि है तो वो आप मेंशन करें, लेकिन ये ध्यान रखें इनके अलावा किसी भी सोर्सेज से यदि इनकम 8 लाख से आप ऊपर डालते हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा आप एलिजिबल है, कोई इश्यू नहीं है। आपकी जो जॉब है वो डायरेक्ट ग्रुप ए की नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ग्रुप ए में हो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डायरेक्ट भर्ती ग्रुप ए में आप नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल डाल दी है। अब मैं इसको एक बार सबमिट करता हूं, कोई एरर आता है कि नहीं आता है। अब हम जैसे इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही ये प्रोसेसिंग हो गया और डायरेक्ट मेक पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अब यानी कि जो डिटेल डाली हो हमने सारी एग्जैक्ट सही डाली है, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, इस कैंडिडेट की डिटेल्स में आपको समझाने के लिए मैंने कुछ डिटेल गलत डाली है, इसकी मैं दोबारा से ओबीसी अप्लाई करूंगा। साथ ही में एक स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिखा दिया है, उसके भी मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। माता पिता की इनकम कितनी थी, माता पिता की इनकम 24 लाख के अराउंड थी, उसके बावजूद भी ओबीसी बना है, और ये फाइनल इसकी डिलीवरी है। ये ओबीसी मैंने आपको दोनों स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ओबीसी का समझाने का मतलब यही है, फिलहाल ओबीसी जो भी बन रहा है वो सेंटर का बन रहा है, आपको बार बार इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनकम आपकी 8 लाख से अबव हो तो भी आपका ओबीसी बनेगा, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ओबीसी में क्या क्राइटेरिया है, क्रीम लेयर क्या होता है, नॉन क्रीम लेयर क्या होता है। जिसकी इनकम 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीम लेयर है, यानी कि आपको नॉन क्रीम लेयर का मतलब है ओबीसी होने का फायदा मिलेगा। यदि 8 लाख से इनकम ज्यादा है तो वो क्रीम लेयर में आता है, लेकिन क्रीम लेयर का सर्टिफिकेट बनता भी नहीं है हरियाणा में। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरे को तो नॉन क्रीम लेयर का बनवाना है, क्रीम लेयर का नहीं बनना चाहिए। तो क्रीम लेयर का बनता ही नहीं है। यदि 8 लाख से अबव आप इनकी कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट सबमिट ही नहीं होगा। सबमिट हो गया तो आपका रिजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीम लेयर के हैं। साथ में मैं ये पॉइंट दिखा रहा हूं, इसमें लास्ट में नीचे लिखा भी होता है नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट कि आप नॉन क्रीम एरिया में आते हैं। ठीक है, आपके हो सकता है सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी यदि कोई डाउट है तो नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप बेझिझक हमसे डाउट पूछ सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।